हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल विजन ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर रूल्स के पार्ट 7 में हॉट टिप्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओ क्लॉक का प्रयोग पक्के समय के साथ करेंगे। जब भी हम लोग ओ क्लॉक का प्रयोग करेंगे तो पक्का समय होना चाहिए, तभी करेंगे। जैसे कि 8 ओ क्लॉक, 4 ओ क्लॉक, इस प्रकार से, ना कि 8:30 ओ क्लॉक, 4:30 ओ क्लॉक, इस प्रकार। कजिन के साथ न तो ब्रदर रहेगा और न ही सिस्टर लगेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी इज माई कजिन सिस्टर। ये एक गलत सेंटेंस है क्योंकि इसमें कजिन के साथ सिस्टर लगा हुआ है, तो इसमें कजिन के साथ न सिस्टर लगेगा न ब्रदर। अगला सेंटेंस देखते हैं। सी इज माई कजिन। ये एक सही सेंटेंस है क्योंकि इसमें कजिन के साथ न तो सिस्टर लगा हुआ है और न ही ब्रदर। कजिन का अर्थ चचेरा भाई भी हो सकता है और चचेरा बहन भी हो सकता है। तो फिर हम लोग किस प्रकार से पता करेंगे कि वो मेल है या फीमेल? तो हम लोग सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे। उसमें अगर सी है तो सिस्टर होगा और अगर ही रहेगा तो ब्रदर होगा। कावर्ड, माइजर, फूल। दुनिया में केवल 3 ही ऐसे शब्द हैं जो एडजेक्टिव भी है, स्वयं नाउन भी है, तथा इसलिए नाउन नहीं लेते हैं, फिर भी एन लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। पीयूष कॉल्ड मी अ फूल बॉय। ये एक गलत सेंटेंस है। यहाँ पे एडजेक्टिव फूल है, ये नाउन के तरह भी काम आएगा, तो इसके साथ फिर से नाउन बॉय हम लोग नहीं यूज करेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। पीयूष कॉल्ड मी ए फूल। ये एक सही सेंटेंस है क्योंकि इसके साथ कोई नाउन नहीं आया और इसके पहले ए या एन जरूर लगेगा। ड्रेस का प्रयोग केवल स्त्रियों के पोशाक के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल, हर ड्रेस इज न्यू। इसमें हिज ड्रेस इज न्यू, ये गलत हो जाएगा। सूट का प्रयोग केवल मर्दों के पोशाक के लिए होता है। एग्जाम्पल, हिज सूट इज न्यू। यहाँ पे हर सूट इज न्यू, ये गलत हो जाएगा। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का हम लोग मतलब स्कूल ड्रेस या कोई भी ड्रेस कोड से मतलब समझ लेते हैं, जबकि यूनिफॉर्म का अर्थ होता है एक जैसा। एक जैसा का प्रयोग एक समान के अभिप्राय में होता है और यह कहीं भी प्रयुक्त हो सकता है। एग्जाम्पल, लीडर्स हैव यूनिफॉर्म नेचर। यहाँ पे यूनिफॉर्म सबके नेचर के बारे में कहा गया कि सबका एक समान नेचर होता है। गुड मॉर्निंग का प्रयोग दिन में किसी भी समय कर सकते हैं यदि पहली मुलाकात हो। यदि हम क्वेश्चन करेंगे किसी से पहली मुलाकात में तो इस तरह से करेंगे, गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू। उसका आंसर में वो दे सकता है, गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन बट द डे इज हॉट। तो हम लोग गुड मॉर्निंग का प्रयोग केवल सुबह में नहीं बल्कि दिन में किसी भी समय कर सकते हैं यदि पहली मुलाकात हो। गुड इवनिंग का प्रयोग रात्रि के समय कभी भी किया जा सकता है यदि पहली मुलाकात हो। क्वेश्चन अगर करते हैं, गुड इवनिंग, हाउ डू यू डू, तो वो आंसर दे सकते हैं, गुड इवनिंग, आई एम फाइन बट द नाइट इज डार्क। गुड नाइट का प्रयोग 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं यदि जुदा हो रहे हों। एग्जाम्पल, गुड नाइट, सी यू अगेन। यानी कि गुड नाइट का प्रयोग हम लोग कभी भी कर सकते हैं जब अलग हो रहे हैं। कॉस्ट, कॉस्ट का अर्थ होता है क्रय मूल्य। हम लोग कॉस्ट की जगह पे कॉस्ट प्राइस यूज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल, द कॉस्ट ऑफ द ब्लेड इज 5 रुपी। यानी कि ब्लेड का जो कॉस्ट है, क्रय मूल्य है, वो 5 रुपया है। मैथ में हम लोग देखते हैं कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ब्लेड इस तरह लिखा होता है, तो मैथ में वो सही हो सकता है, परंतु अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस की जगह पे हम लोग कॉस्ट लिखेंगे। प्राइस का अर्थ होता है विक्रय मूल्य। जैसे एग्जाम्पल, द प्राइस इज फिक्स्ड। इसमें हम लोग सेलिंग प्राइस नहीं लिख सकते हैं। द प्राइस इज फिक्स्ड हम लोग देखते हैं दुकान में भी फिक्स्ड प्राइस लिखा हो रहता है, न कि फिक्स्ड सेलिंग प्राइस। तो हम लोग प्राइस को यूज करेंगे विक्रय मूल्य के लिए और कॉस्ट को यूज करेंगे क्रय मूल्य के लिए। जगह खाली नहीं है, जगह नहीं है, सीट नहीं है, इसका अंग्रेजी क्या होगा? नो रूम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर इज नो रूम इन द क्लासरूम। यानी कि क्लासरूम में जगह नहीं है। तो इसमें जगह नहीं है कि नो स्पेस या नो सीट हम लोग नहीं लिखेंगे, उसके जगह पे हम लोग लिखेंगे नो रूम। सबूत, सबूत को हम लोग 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है विटनेस। यदि विटनेस कहेंगे तो वो कोई व्यक्ति होगा। एग्जाम्पल, शिबू सोरेन इज द विटनेस ऑफ द केस। तो विटनेस गवाह होगा जो एक व्यक्ति होगा। एविडेंस का प्रयोग हम लोग वस्तु के लिए करेंगे। द वॉच ऑफ द क्रिमिनल इज एविडेंस। वर्क को भी हम लोग 2 तरह से बांटेंगे। जब हम लोग वर्क का मीनिंग कार्य निकालेंगे तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल, आई हैव ए वर्क, यानी कि मुझे एक काम है। किंतु यदि वर्क का यूज हम लोग रचना के लिए करेंगे तो वो सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल, द गोडान
इज ए वर्क ऑफ प्रेमचंद। प्रेमचंद का गोडान क्या है? एक रचना है। द गोडान एंड द गवन आर वर्क्स ऑफ प्रेमचंद। तो ये एक सिंगुलर है और ये प्लूरल हो रहा है। यहाँ पर गोदान और गवन ये दोनों ही प्रेमचंद की रचनाएं हैं। वर्ड को भी हम लोग दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। यदि वर्ड का मीनिंग हम लोग वचन लेंगे तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे कि आई गिव यू ए वर्ड, यहाँ वर्ड का अर्थ होता है जुबान या वचन। यदि वर्ड का मीनिंग हम लोग शब्द लेंगे तो वो सिंगुलर या प्लूरल दोनों रह सकता है। एग्जाम्पल, इट इज़ ए वर्ड। इट क्या है? एक शब्द है। पीयूष इट्स फिश, ये क्या है? वर्ड्स हैं। 3 वर्ड है तो ये वर्ड्स होगा, ये सिंगुलर हो गया और ये प्लूरल सेंटेंस हो गया। ब्रदर को भी हम लोग दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ब्रदर। ब्रदर को हम लोग रक्त संबंधित भाई के लिए यूज करेंगे। जैसे कि राजेश एंड पीयूष आर ब्रदर्स, यानी कि इन दोनों के बीच में रक्त का संबंध है। वहीं ब्रदरन समझौते या सौहार्द का भाई के लिए हम लोग यूज करेंगे। ये एक पर्शियन वर्ड है। एग्जाम्पल, ऑल इंडियन आर ब्रदरन, सभी भारतीय ब्रदर्स हैं। इस तरह नहीं लिखेंगे, ऑल इंडियन आर ब्रदरन, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। जीनियस को भी हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। पहला है जीनियसेस। जीनियसेस का अर्थ होता है एक से अधिक कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति। एग्जाम्पल, इंडिया हैज़ प्रोड्यूस मेनी जीनियसेस। वहीं जीनी का प्रयोग हम लोग करेंगे भूत या पिशाच के लिए। हनुमान सेव्स फ्रॉम जीनी। अगला है वेजेस। वेजेस को भी हम लोग 2 तरह से डिवाइड करेंगे। यदि वेजेस का मतलब हम लोग मजदूरी लेंगे तो वो हमेशा प्लूरल होगा। द वेजेस आर वेरी हाई इन पटना। यदि वेजेस का अर्थ हम लोग सजा या दंड के रूप में लेंगे तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। द वेजेस ऑफ सिन, सिन यानी कि पाप, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। नेक्स्ट है इशू। इशू को भी हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यदि हम लोग इशू का मतलब बाल बच्चा समझेंगे तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, लालू हैज़ 9 इशू, लालू के 9 बच्चे हैं। वाजपेयी हैज़ नो इशू, तो ये हमेशा सिंगुलर ही है। यहाँ भी सिंगुलर है और यहाँ भी सिंगुलर है। यदि हम लोग इशू का अर्थ मुद्दा की तरह लेंगे तो वो सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। एग्जाम्पल, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ ग्रेट इशू, यहाँ ये सिंगुलर है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन आर ग्रेट इशूज, ये यहाँ पर प्लूरल है। अगला है अविवाहित। अविवाहित को हम लोग किस प्रकार से देख सकते हैं? पहला है बैचलर। बैचलर का प्रयोग हम लोग पुरुषों के लिए करेंगे। एग्जाम्पल, सलमान इज ए बैचलर, ये पुरुष के लिए यूज हो रहा है। मेड, मेड हम लोग यूज करेंगे स्त्रियों के लिए। एग्जाम्पल, मायावती इज ए मेड, यहाँ ये स्त्री के लिए मेड प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट है पेपर। पेपर को भी हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। पेपर के यदि हम लोग मीनिंग कागज की तरह लेंगे तो वो सिंगुलर होगा। जैसे कि पेपर इज कॉस्टली। वहीं अगर पेपर्स कहेंगे दस्तावेज तो उसका हम लोग यूज प्लूरल की तरह करेंगे। वेयर आर योर पेपर्स, यानी कि आपके दस्तावेज कहाँ हैं। अगला है फोर्स। फोर्स को भी हम लोग 2 प्रकार से देखेंगे। पहला है फोर्स का यदि मीनिंग हम लोग बल या शक्ति की तरह देखें तो वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। एग्जाम्पल, फोर्स इज बीइंग एक्सर्टेड। यदि फोर्स का मतलब हम लोग सेना की तरह लेंगे तो वो हमेशा प्लूरल होगा। एग्जाम्पल, फोर्स आर बीइंग सेंट। अगला है लाइट। लाइट को भी हम लोग 2 प्रकार से देख सकते हैं। यदि लाइट का अर्थ हम लोग प्रकाश की तरह लेंगे तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे लाइट इज कमिंग फ्रॉम द विंडो। वही अगर हम लोग लाइट का अर्थ प्रकाश स्रोत यानी बत्ती की तरह लेंगे तो वह सिंगुलर या प्लूरल दोनों रह सकता है। एग्जाम्पल, माई रूम हैज़ ओनली 1 लाइट, यहाँ 1 है इसीलिए लाइट, बट माई क्लासरूम हैज़ 5 लाइट्स, तो यहाँ सिंगुलर और प्लूरल हम लोग दोनों ले सकते हैं। अगला है केयर। केयर को भी हम लोग 2 प्रकार से देखेंगे। केयर का अर्थ यदि देखभाल की तरह हम लोग यूज़ करें तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे द केयर ऑफ चिल्ड्रन इज नेसेसरी। वही हम लोग केयर्स अगर लिखें तो इसका अर्थ होता है चिंता। ये सिंगुलर या प्लूरल दोनों रह सकेगा। एग्जाम्पल, केयर्स नेवर कम अलोन, यानी कि चिंताएं अकेले कभी नहीं आती है। हर केयर्स आर इंक्रीजिंग, उनकी चिंताएं बढ़ रही है। अगला देखते हैं घर। घर को भी हम लोग 2 प्रकार से देख सकते हैं। पहला है हाउस। हाउस जब हम लोग कहेंगे तो वो पराया घर की तरह हम लोग यूज़ करेंगे। आई एम लिविंग इन ए रेंट हाउस, यानी कि किराए के मकान पर रह रहा हूँ, तो यहाँ पे हाउस का अर्थ पराया घर हो रहा है। आई एम गोइंग टू हाउस, यहाँ पे ये
पराया घर का अभिप्राय है। अगला है होम। होम का अर्थ हम लोग अपना घर की तरह यूज करेंगे। आई एम गोइंग टू होम इन होली, मैं होली में अपने घर जा रहा हूं। इसी पर एक महान कवि ने कहा है, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन बट द होम इज मेड ऑफ लव। यानी कि जो हाउस या पराया घर होता है वो तो ब्रिक एंड स्टोन यानी ईंट और पत्थर से बनते हैं, परंतु अपना घर प्यार से बनता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।